हेलो फ्रेंड्स, लीगल बज़ now.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रतिदिन नए नए प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम CRPC की पहली क्लास ले रहे हैं और उसी के बारे में कुछ नया सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रारंभिक यानी CRPC में जो प्रीलिमिनरी एरिया है वो क्या बात करता है, यानी उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यानी संक्षिप्त परिचय क्या है, परिभाषाएं क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस। तो इसी के बारे में हम CRPC में आज डिस्कस करेंगे। तो वर्तमान जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसका प्राचीनतम रूप उच्चतम न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1852 के रूप में संगठित था। यानी जो दंड प्रक्रिया संहिता हम पढ़ रहे हैं उसको प्राचीन रूप में उच्चतम न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1852 के रूप में जाना जाता था। उस रूप में ये संगठित थी। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट यानी इसको प्रतिस्थापित रूप में किया गया 1865 में। इसके बाद फिर ब्रिटिश जो प्रांत थे उनमें इसको लागू किया गया सन 1861 में। इस तरह से 1882 फिर 1898 में इस संहिता में परिवर्तन होते रहे और उसको प्रतिस्थापित किया जाता रहा। जो 1898 में जो संहिता थी उसको फिर निरसित किया गया और उसके बाद आई हमारी वर्तमान में जो हम पढ़ रहे हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1 अप्रैल 1974 ईस्वी को जो लागू की गई। तो इस तरह से इसका ये बैक टू बैक इतिहास रहा कि 1852 में इसे उच्चतम न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1852 के रूप में जाना गया। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुए, प्रतिस्थापन हुए जो 1865 में हुए। उसके बाद फिर इसको 1861 में लागू किया गया और 1882 और 1898 में इसमें पुनः फिर प्रतिस्थापन हुआ। फिर 1898 वाली जो संहिता थी उसको निरसित किया गया और फिर वर्तमान में जो हमारी संहिता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 आई जो 1 अप्रैल 1974 को ईस्वी को लागू हुई। तो याद रखें कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब लागू हुई थी? 1 अप्रैल 1974 ईस्वी से। आगे की ओर बात करें तो इस अधिनियम संख्या इसका क्रमांक क्या है, यानी अधिनियम संख्या क्या है? तो CRPC की जो अधिनियम संख्या है वो 2 है और इसका विस्तार अभी संपूर्ण भारत पर है। संहिता का जो अध्याय 8 याद रखें, जो CRPC उसका चैप्टर 8 और चैप्टर 10 यानी चैप्टर 8 तो है सेक्शन 106 से 124 जो परिशांति बनाए रखने और सदाचार के लिए प्रतिभूति की बात करता है। उसी तरह से चैप्टर 10 जो धारा 129 यानी सेक्शन 129 से 148 और 153 जिसमें पुलिस के निवारक कार्य बताए गए हैं। तो इस तरह से चैप्टर 8 और CRPC का चैप्टर 8 और चैप्टर 10 जो है नागालैंड राज्य और असम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होता है। यानी इसमें लागू होने की बात की गई है कि CRPC का चैप्टर 8 और 10 जो है नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होता है और शेष जो प्रोविजन है CRPC के उनको नागालैंड और राज्य और असम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उन पर लागू करने के लिए राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी। यानी राज्य सरकार बाकी के जो प्रोविजंस हैं CRPC के उनको लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर देगी। तो इस तरह से ये हमने कुछ इसका संक्षिप्त परिचय जाना। तो अब हम बात करते हैं विषय वस्तु की, यानी इसकी विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है CRPC का, तो जिसको हम पढ़ेंगे आने वाले क्लासों में। तो कुल 37 अध्यायों में इसे बांटा गया है। याद रखें कि CRPC को टोटल 37 चैप्टर में वर्गीकृत किया गया है और इस संहिता में 484 सेक्शन है। याद रखें CRPC में 484 धाराएं हैं और 37 अध्याय हैं तथा 2 अनुसूचियां हैं। 37 अध्याय, 484 धाराएं और 2 शेड्यूल है, यानी 37 चैप्टर हैं और 484 सेक्शन है और 2 शेड्यूल है। अब शेड्यूल की बात करें तो इसमें 2 शेड्यूल जो हैं बताए गए हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल यानी प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण किया गया, यानी जो CRPC का फर्स्ट शेड्यूल है उसमें अपराधों को उनको डिवाइड किया गया है कि अपराध के लिए किस प्रकार से दंड दिया जाएगा, निर्दिष्ट दंड क्या है, अपराध की नेचर यानी प्रकृति के बारे में कि वो संज्ञेय है या असंज्ञेय है, या जमानतीय या अजमानतीय अपराध है, या उक्त अपराध किस न्यायालय द्वारा जो है विचारणीय होगा। इन सभी को जो है फर्स्ट शेड्यूल जो CRPC का है उसमें बताया गया है। उसी तरह से आगे की ओर बात करें तो सेकंड शेड्यूल दूसरी अनुसूची में अपराधों की प्रकृति के अनुसार संबंधित पक्षों को किए जाने वाले समन और वारंट और आदेश के बारे में बताया गया है। यानी सेकंड शेड्यूल में क्या बताया गया है कि जो अपराध से संबंधित जितने भी पक्ष होंगे उनको समन किस प्रकार से भेजा जाएगा न्यायालय द्वारा, वारंट किस प्रकार से इशू किया जाएगा, आदेश किस प्रकार से जो
प्रारूप है उनके क्या होंगे, तो ये सेकंड शेड्यूल में इस तरह की चीज़ें बताई गई है। तो इस तरह से फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल जो है सीआरपीसी में है। अब हम इसकी विशेषताएं जानते हैं कि सीआरपीसी की क्या विशेषताएं हैं जो इसे बहुत ही मतलब अच्छा बनाती है। तो मेन इसकी क्या विशेषता है, तो इसमें पूर्व विधियों की अपेक्षा प्रचुर मानव मूल्य अंतर्ग्रस्त है। यानी इसमें जो पूर्व की विधियाँ जो चली आ रही थी उनकी अपेक्षा इसमें जो मानव से जुड़े हुए जो मूल्य है वह समाहित किए गए हैं, जो मानव के अधिकारों से जुड़े हुए हैं मूल अंतर्ग्रस्त हैं। उसी तरह से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अभियुक्त के ऋजु विचारण मतलब फेयर ट्रायल का इसमें प्रोविज़न किया गया है। यानी नैसर्गिक न्याय के जो सिद्धांत हैं उसके अकॉर्डिंग रहते हुए जो अभियुक्त है उसके फेयर ट्रायल यानी ऋजु विचारण पर इसमें जोर दिया गया है। तीसरा है इसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका को इसने पृथक कर दिया है, डिवाइड कर दिया है कि न्यायपालिका अलग तरह से कार्य करेगी और कार्यपालिका अलग तरह से। तो इसको डिवाइड करके इसमें विभेद किया है सीआरपीसी ने। इसी तरह से चौथा इसका देखा जाए तो विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में बीते समय को सजा में समायोजित किए जाने का प्रावधान है। यानी जब किसी भी जो है अभियुक्त है उसका विचारण चल रहा है तो उसको न्यायिक अभिरक्षा में जब उसका बीता जो समय होगा उसको सज़ा में समायोजित किए जाने का सीआरपीसी में प्रोविज़न है कि यानी जो उसने जो भी अभिरक्षा में समय काटा है किसी अभियुक्त ने तो उसको सज़ा में आगे आने वाली कोई भी दंड होगा उसमें समायोजित किए जाने का प्रोविज़न सीआरपीसी में है। इसी तरह से कुछ अपराधों में त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए और अभियोजन के लिए कालावधि का निर्धारण किया गया है। यानी कुछ अपराधों में जो विशेष प्रकार के अपराध हैं जो उनमें त्वरित जो है न्याय प्रदान करने के लिए सीआरपीसी में प्रोविज़न है और अभियोजन के लिए कालावधि का निर्धारण भी इसमें किया गया है। इसी तरह से छठा पॉइंट है तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट का पद समाप्त कर दिया गया है। यानी जो तीसरी श्रेणी का जो पद है मजिस्ट्रेट का, जैसे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यहीं तक सीमित है, बाकी तृतीय श्रेणी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसका पद को समाप्त कर दिया गया है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। जूरी विचारण की समाप्ति कर दी गई है। जो जूरी विचारण किए जाते थे उनको समाप्त कर दिया गया है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। उसी तरह से वादकालीन आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण का निषेध कर दिया गया है। यानी जो वादकालीन आदेश होते हैं उनके विरुद्ध जो पुनरीक्षण यानी रिवीजन का जो निषेध है वो कर दिया गया है तथा सेशन न्यायाधीश को उच्च न्यायालय की भांति पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान कर दी गई है। यानी जो पुनरीक्षण जो वादकालीन आदेश उनके पुनरीक्षण का जो है उसको रोक दिया गया है और सेशन जो न्यायाधीश है उसको उच्च न्यायालय की तरह ही जो रिवीजन है उसकी पावर दे दी गई है। यानी पुनरीक्षण आप भी कर सकते हैं सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। उसी तरह से मुकदमों के स्थगन कराने के लिए प्रार्थना पत्र पर अन्य पक्षों को खर्चा दिलाए जाने की व्यवस्था और पंजीकृत डाक द्वारा भी समन भेजने का उपबंध इसमें किया गया है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मुकदमे हैं उनको उस पर स्टे लिया जाता है तो प्रार्थना पत्र या अन्य पक्षों को जो खर्चा दिलाया जाना है उनकी व्यवस्था और पंजीकृत डाक द्वारा जो समन भेजने का जो उपबंध है वह सभी इसी में किया गया है। यानी खर्चों की व्यवस्था या अन्य पक्षों को जो पंजीकृत डाक द्वारा समन भेजा जाता है उसके बारे में प्रोविज़न, ये सब चीज़ें जो है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग बांटी गई हैं। उसी तरह से तुच्छ मामलों के अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकृति की स्थिति में न्यायालय में उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति के स्थान पर डाक द्वारा जुर्माने की धनराशि भेजने का प्रावधान है। यानी जो तुच्छ प्रकृति के मामले होते हैं, तुच्छ मामले जो होते हैं उसमें अभियुक्त द्वारा जो अपराध है अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय में उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति के स्थान पर न्यायालय क्या करेगा, जो डाक द्वारा जुर्माने की धनराशि भेजने का उसे निर्देश दे सकता है कि आपको न्यायालय में उपस्थित होने की नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही तुच्छ प्रकृति मतलब बहुत मामूली प्रकृति के मामले हैं। तो अभियुक्त को आदेश देगा कि आप डाक द्वारा जो जुर्माना आप पर अधिरोपित किया गया है वह भेज दें। तो इस तरह सीआरपीसी में प्रोविजंस किए गए हैं। इस तरह से निर्धन अभियुक्तों को प्रत्यक्ष विचारण में राज्य की ओर से विधिक सहायता दिए जाने का प्रोविज़न है। यानी सीआरपीसी में जो निर्धन अभियुक्त होते हैं जिनके पास जो न्यायालय की कार्रवाई है या को में होने वाले खर्चों को वहन करने की सक्षम नहीं है तो उन पर सेशन विचारण में राज्य की जो सेशन विचारण चल रहे हैं अभियुक्त के विरुद्ध उसमें राज्य की ओर से विधिक सहायता भी प्रदान किए जाने का उपबंध सीआरपीसी में किया गया है। इसी तरह से अग्रिम जमानत का प्रोविज़न भी इसमें है कि अग्रिम जमानत किस प्रकार से की जाएगी। तो इस तरह से सीआरपीसी बहुत ही अपनी विशेषताएं समाहित करती है। अब संशोधन की बात की जाए तो वर्तमान में जो
सीआरपीसी में काफ़ी संशोधन हुए हैं। जैसे 1978 में संशोधन हुआ था, उसके बाद 1980 में हुआ, फिर 1983 में हुआ, फिर 1988, फिर 1990, 1993, 1999, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013 और तथा 2018 में इसमें किए गए। और अंतिम संशोधन जो है 2018 को 21 अप्रैल 2018 से प्रभावी बना गया है। जो लास्ट संशोधन हुआ था इसमें सीआरपीसी में सन 2018 को हुआ था और 21 अप्रैल 2018 से ये प्रभावी हुआ था। तो इस तरह से ये इसकी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है कि सीआरपीसी में किस किस प्रकार से विशेषताओं को समाहित करता है, इसका इतिहास क्या है, इसी तरह से हमने ये जाना। तो संहिता का जो विस्तार है, एक्सटेंशन ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर कोड, यानी भारत राज्य क्षेत्र के अतिरिक्त, यानी जो भारत के राज्य क्षेत्र के अतिरिक्त भारतीय राज्य क्षेत्र के ऊपरी आकाश क्षेत्र, भारत में पंजीकृत वायुयान, भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र, सरकारी अथवा निजी भारतीय पोतों अथवा विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के भवन पर विस्तृत है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो सीपीसी का विस्तार है कहाँ पर है, सीपीसी कहाँ पर अपना प्रभाव रखती है। तो भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनको छोड़कर संहिता, यानी भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उन पर तो ये सीपीसी का विस्तार है ही सही, उनके अलावा राज्य क्षेत्र के जो ऊपरी आकाश क्षेत्र, यानी ऊपर का आकाश क्षेत्र और भारत में जो रजिस्टर्ड वायुयान हैं उन पर भी सीपीसी का विस्तार है। उसी तरह से भारतीय सामुद्रिक जो क्षेत्र हैं, समुद्र का जो क्षेत्र है उस पर सरकारी अथवा निजी जो प्राइवेट हैं शिप्स हैं उन पर, और विदेशों में स्थित भारतीय जो मिशन हैं उनके भवन जो बिल्डिंग्स हैं उन पर भी सीआरपीसी का विस्तार है। तो इस तरह से इसमें सीआरपीसी का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक है इसके बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है सीआरपीसी में। संहिता में वर्णित भारत पद से भारत अभिप्रेत है। अब यानी जो सीआरपीसी उसमें एक भारत वर्ड को एक्सप्रेस किया गया है। तो इसका तात्पर्य ये बताया गया है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कि जो संहिता के अधिनियमित किए जाने की तिथि पर अस्तित्वान था, यानी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है कि भारत पद से भारत अभिप्रेत है, यानी भारत जो शब्द जहाँ पर भी आएगा उससे भारत अभिप्रेत है। और संहिता जब अधिनियमित की गई तो उसकी अधिनियमित किए जाने की तिथि से ये अस्तित्व में है। चूँकि सिक्किम जो है संहिता के अधिनियमित की तिथि जो 1 अप्रैल 1974 है उसके पश्चात भारत संघ में सम्मिलित हुआ था। यानी याद रखें जो सिक्किम क्षेत्र है वो संहिता जब अधिनियमित की गई थी 1 अप्रैल 1974 ईस्वी को, तो उसके पश्चात भारत में ये सम्मिलित हुआ था। अतः संहिता के भारत पद के अंतर्गत सिक्किम समाविष्ट नहीं होगा। यानी ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत पद से भारत अभिप्रेत है जो संहिता के अधिनियमित किए जाने की तिथि पर अस्तित्व में आया था। लेकिन सिक्किम संहिता के अधिनियमित जब की गई थी, यानी संहिता को 1 अप्रैल 1974 को अधिनियमित किया गया था और उसके बाद सिक्किम भारत क्षेत्र में सम्मिलित हुआ था। अतः इससे संहिता में जो भारत पद बताया गया है उसके अंतर्गत सिक्किम समाविष्ट नहीं है। याद रखें, कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या सिक्किम भारत पद के अंतर्गत समावित है, तो नहीं, क्योंकि यह जब संहिता को अधिनियमित किया गया था 1 अप्रैल 1974 उसके बाद ये सम्मिलित हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ था। तो इस तरह से इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है। इसके बारे में एक केस लॉ भी है कि सिक्किम राज्य बनाम गयाल्यो सेरिंग तमांग। याद रखें, सिक्किम राज्य बनाम गयाल्यो सेरिंग तमांग। इस वाद में ये डिसाइड किया गया कि एक औपचारिक विस्तार के बिना दंड प्रजासत्ता का विस्तार सिक्किम में नहीं किया जा सकता। यानी औपचारिक विस्तार के बिना जो है सीआरपीसी का जो विस्तार है वह सिक्किम जो है उसमें नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से आज हमने इसका संक्षिप्त परिचय और परिभाषाएं जो है जानी, इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जाना, सीआरपीसी की विशेषताएं क्या है, किस तरह से ये अपना कार्य करती है, इसमें संशोधन किस प्रकार से हुए और संहिता का विस्तार किन क्षेत्रों पर है, तो इसका एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन जाना। तो इस तरह से अब हम धाराओं को लेंगे बैक टू बैक, आगे इसके सेक्शन को रीड करेंगे, समझेंगे और नया सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू।